बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। गाइज, इसी के साथ आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि बॉटनी के सभी टॉपिक की शॉर्ट नोट अब आपको बॉटनी लेक्चर में अवेलेबल हैं, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता देना चाहता हूं कि एल्गी का, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इम्ब्रोलॉजी ये मर्ज कर दिया गया है। उसी में इकोनॉमिक बॉटनी, फंजाई, ये 6 टॉपिक हो गए। उसके बाद दूसरे साइड में आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, लाइकेन, वायरस, सॉइल साइंस, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स। ये 16 ऐसे टॉपिक हैं बॉटनी के जिनकी शॉर्ट नोट अब आपके बॉटनी लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इन सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको संपर्क करना होगा व्हाट्सएप पर। नीचे दिए गया जो नंबर है उस पर आपको सेंड करना है मैसेज अपने नाम और क्लास के साथ ही साथ कौन से टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए वो सभी आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। डिटेल्स आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल है, इसके क्या एप्लीकेशंस है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, इसके पहले आपको बता दें कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक शेयर कर दिया गया है। आप उस पर क्लिक करिए और उन तीनों लेक्चर्स को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपको सही से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, क्लोनिंग, वेक्टर्स, ये सब जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो सब उन सभी वीडियोज़ में दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत रखा गया है यूज ऑफ इम्प्रूव वैरायटी। अगर किसी फसल का इम्प्रूवमेंट वैरायटी जो होती है, मीन्स जो हाइब्रिड वैरायटीज है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीजमेंट होता है। दूसरा इसके अंतर्गत दिया है यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स। तमाम प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करके भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम मेन इंपॉर्टेंट जो आपने थंबनेल में देखा होगा बीटी कॉटन, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम बीटी कॉटन पर आ जाएंगे। तो तमाम प्रकार के ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जिसका यूज करके एग्रीकल्चर में इंक्रीजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही है। तो देखिएगा, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स यूज मैन्योर। इसके अंतर्गत फार्मर क्या यूज करता है? खाद का इस्तेमाल करता है। कौन सी खाद का? बायो फर्टिलाइजर्स का या बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं या बायो कंट्रोल्स टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। और इस तरीके से इसमें तमाम प्रकार के जो फंगल डिजीज, इंसेक्ट डिजीज वगैरह जो लगते हैं प्लांट्स में, वो सबसे रेजिस्टेंट होती है ऐसी वेराइटीज। ठीक है, तो उसके अंतर्गत बायो पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि उस पर इंसेक्ट वगैरह कम लग सकें और फंगस का जो इन्फेक्शन है वो भी कम हो सके ऐसी वेराइटीज़ में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज किया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब कह रहा है कि इसके अंतर्गत जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं उनकी वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए। और जब आप इस तरीके से प्लांट्स लगाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे अपने खेतों में, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर की जो इम्प्रूवमेंट है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। चलिए देखते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन मैं करने वाला हूँ बीटी कॉटन के बारे में। ठीक है, तो उस पर डिटेल आएंगे। ओके, बीटी कॉटन क्या होता है, क्या प्लांट्स है, कैसे बनता है, वो पूरा डिस्कशन यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक एक पॉइंट समझ लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कोशिश करें आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स में बना डालिए नोट्स में, क्योंकि आगे चल के आपको ये बहुत काम देने वाला है आपके एग्जाम में। बीटी कॉटन समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिएगा। आप सब लोग पहली बार चैनल में अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और इस वीडियो को जितने भी आपके साथ दोस्त मित्र हैं
4th सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं या बीएससी के 5th और 6th सेमेस्टर में हैं तो आप इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, उन सबको मिल जाए, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर क्या होता है? क्रॉप इन विच फॉरेन जीन हैव बीन इंट्रोड्यूस थ्रू द जेनेटिकली इंजीनियरिंग आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ऐसे प्लांट, ऐसी फसल, ऐसे क्रॉप्स जिसमें फॉरेन जीन का इंट्रोड्यूसन करा दिया जाता है और उस प्लांट को हाइब्रिड बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें ऐसी इम्प्रूवमेंट आ जाती है कि उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हाई लेवल का हो जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएम क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। हाउएवर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कैन नॉट इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। आगे पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल whose genes have been changed by manipulations are called genetically modified organism। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम रोल होता है वो प्लांट्स में का भी होता है, बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ एनिमल्स में भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बीटी कार्टन से पहले थोड़ा सा जानकारी इसकी होनी चाहिए आपको। वैसे ट्रांसजेनिक प्लांट का डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, आपके सामने लेकर के आएंगे वीडियो जल्द ही। बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, क्योंकि बीटी कार्टन क्या है, एक प्रकार का ट्रांसजेनिक प्लांट होता है, ठीक है। तो देख लीजिए ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है। पॉइंट में लिखा हुआ है द प्लांट इन विच फॉरेन जीन है बीन इंट्रोड्यूस। ऐसे प्लांट जिसमें फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू जेनेटिकली इंजीनियरिंग। किसके माध्यम से? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जाता है? ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया जाता है, ओके। आगे पॉइंट में है देयर आर 2 टेक्निक्स। अब जेनेटिकली जीन का ट्रांसफर के लिए 2 तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, यहाँ पर दिया गया है। देयर आर 2 टेक्निक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन ट्रांसजीन्स इनटू द प्लांट सेल जीनोम। 2 टेक्निक के माध्यम से किया जा सकता है। अब दोनों टेक्निक कौन सा है पहले देख लीजिए। फर्स्ट टेक्निक दिया है द फर्स्ट थ्रू ए वेक्टर और इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं थ्रू द वेक्टर जीन ट्रांसफर, ठीक है। और दूसरा जीन ट्रांसफर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। जीन ट्रांसफर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा मैं जल्द, ठीक है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहली बार अगर जुड़े रहे तो, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा। दूसरा हो जाएगा सेकंड में थ्रो वेक्टर लेस और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर को थ्रू द इंजेक्शन के माध्यम से अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं सेकेंड जीन ट्रांसफ़र मेथड, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया जाता है जीन ट्रांसफ़र करने के बाद, ओके। अब जीन ट्रांसफ़र कैसे होता है ट्रांसजेनिक प्लांट में, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टीआई डीएनए के साथ टीआई प्लाज्मिड चाहिए, मतलब टीआई प्लाज्मिड चाहिए जिसमें टी डीएनए पाया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसके अंतर्गत टी डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक बाहर से डीएनए छोटा सा लेके आएंगे, जिसकी हमको क्लोनिंग करानी है। वो डीएनए बाहर से आएगा, किसी अदर ऑर्गेनिज्म का होगा जिसका डीएनए हमको क्लोन कराना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करेंगे या टीआई प्लाज्मिड यूज करेंगे। क्योंकि टीआई प्लाज्मिड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये आसानी से बैक्टीरिया में पाया जाता, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, और ये बैक्टीरिया आसानी से अदर प्लांट को, एनिमल को इन्फेक्शन कर सकता है, इसलिए उसके थ्रू ये जीन उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ट्रांसजेनिक प्लांट यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो एक प्लाज्मिड डीएनए लेंगे और ये टीआई प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम। कहाँ से प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। इस नाम के बैक्टीरिया के अंतर्गत ये टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक एग्रोबैक्टीरियम लेंगे, उसका डीएनए प्लाज्मिड डीएनए अलग निकाल लेंगे, फिर उसमें फॉरेन जीन को क्लोन करा करके इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड तैयार कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अब जाहिर सी बात है ये प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। न्यू जीन एडेड टू प्लांट जीनोम। और
इसके बाद प्लांट सेल में बैक्टीरिया जो एग्रो बैक्टीरियम है इन्फेक्शन करेगा। ये मोस्टली प्लांट सेल है, ध्यान दीजिएगा। जब ये इसको इन्फेक्ट करेगा तो ये जो डीएनए है फॉरेन डीएनए के साथ, वो सीधा सीधा उस प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो नया प्लांट तैयार होगा टोटली जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा या ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। समझ गए बात को? चलिए, यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसको हम बीटी कॉटन बोलते हैं, ऐसा प्लांट जिसमें इंसेक्ट का कोई प्रभाव ना पड़े या फंगस का भी कोई प्रभाव ना पड़े, बैक्टीरिया का भी ना पड़े, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट प्लांट बोलते हैं या जीएम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब कौन सा ऐसा प्लांट है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की डेट में हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला है बीटी कॉटन। तो आइए देखते हैं बीटी कॉटन क्या होता है, कैसे नाम पड़ा बीटी कॉटन। तो यहाँ पर देखिएगा, सॉयल बैक्टीरियम, जो सॉयल में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है, और क्या नाम है बैक्टीरिया का? बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बैसिलस का जो बीटी कॉटन लिखा है, बी फॉर बैसिलस लिया गया है और टी फॉर लिया गया है थुरिंजिनेसिस से लिया गया है, स्पीसीज से टी लिया गया है, जीनस से बी लिया गया है। और किस प्लांट में होता है? कॉटन के प्लांट में, इसलिए इसको बीटी कॉटन बोलते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेसिस कॉटन। शॉर्टकट में बीटी यूज किया जाता है। तो भाई बीटी कॉटन यही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है। प्रोड्यूसेस प्रोटीन, ये एक प्रकार का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, दैट किल सर्टेन इंसेक्ट लाइक। तो इसके अंतर्गत एक प्रोटीन निकलती है और उस प्रोटीन की वजह से इंसेक्ट क्या करता है? जब इस प्लांट को खाता है तो वो डेड हो जाता है। समझ गए? तो अब उन इंसेक्ट के नाम जान लीजिए यहाँ पर। लेपिडोप्टेरांस, एक लेपिडोप्टेरांस हो जाएगा, जो कि टोबैको बर्डवर्म भी कहते हैं या आर्मी वार्म के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कोलियोप्टेरांस। कोलियोप्टेरांस हो जाएगा बीटल्स, जो बीटल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बोला जाता है। एंड डिप्टेरांस, डिप्टेरांस में फ्लाइज, मॉस्किटोज, ये सब आ जाएंगे। तो इनमें से किसी का भी प्रभाव बीटी कॉटन प्लांट पर नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है और इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट होगा टोटली। आगे बात करते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेसिस फार्म सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, दीज क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक, यही क्रिस्टल क्या करता है? एक टॉक्सिक रखता है, जहरीला पदार्थ रखता है। क्या बोलते हैं इसको? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन रखता है। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, और इस टॉक्सिस की वजह से बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीधा सीधा इसका इन्फेक्शन इंसेक्ट पेस्ट पर पड़ेगा, ठीक है। द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form toxin due to the alkaline pH of the alimentary canal that solubilized the crystals. अब जब इसको मतलब टॉक्सिन प्रोटीन जो है वो तभी अपने आप को एक्टिव फॉर्म में करता है जब कोई इंसेक्ट उसको इन्फेक्शन करने की कोशिश करता है प्लांट को, तभी ये एक्टिव होता है और सीधा सीधा उसको किल कर देता है। कारण क्या है? एल्कलाइन पीएच मान इसका होता है, एल्कलाइन नेचर होता है इसका पीएच। इसीलिए जैसे देखिए आपके सामने प्लांट दिख रहा है, इस प्लांट को, इसकी लीफ वगैरह को जब इंसेक्ट खाने की कोशिश करता है इस तरीके से, है ना, खाने की कोशिश करता है, तो जो इसके अंदर जीन पाए जा रहे हैं टॉक्सिक फॉर्म में, वो इसको टोटली क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डेड के कंडीशन में लाते हैं, किल करते हैं। आगे देखिए क्या होता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बर्ड टू द सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल cells and create pores which cause cell swelling and lysis and finally cause death of the insect. एक करता क्या है जो टॉक्सिक है? टॉक्सिक बर्ड सो द सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स के मिडगट रीजन में पाया जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा पोर का फॉर्मेशन कर देता है, क्रिएट पोर्स विच काज स्वेलिंग ऑफ सेल स्वेलिंग करने लगता है जिसकी वजह से, ठीक है, और फाइनली लास्ट में जो इंसेक्ट होता है वो डेड ही हो जाता है।
यही है। आगे बात करते हैं इसमें बीटी टॉक्सिन जीन, आगे बात करेंगे। बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton। अब ये क्या करता है, जो बैसिलस thuringiensis के द्वारा जो टॉक्सिन जीन्स प्राप्त होता है वो किसको इनकॉर्पोरेटेड किसके साथ हो जाता है, कॉटन प्लांट के साथ या फिर अदर प्लांट के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, मिल जाता है उसके सेल्स में। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप। जीन की चॉइस किस पर डिपेंड करती है, क्रॉप्स पर डिपेंड करती है टोटली। एंड टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। मोस्टली स्पेसिफिक ग्रुप किसको, इंसेक्ट ग्रुप को परेशान करता है, किल करता है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जीन। ये टॉक्सिन एक जीन के माध्यम से कोड किया जाता है, उस जीन का नाम है क्राइजीन। क्या नाम है, क्राइजीन नाम है। देयर आर नंबर ऑफ जीन्स। अब इसके अंतर्गत एक जीन नहीं है, ढेर सारे जीन होते हैं, ठीक है ना। 2 क्राइजीन, 2 क्राइजीन होते हैं। पहला क्राई IAC और दूसरा क्राई फर्स्ट AC बोलिए, इसको सेकंड AB बोलिए, क्राई सेकंड AB हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉटन। कॉटन के साथ क्या करता है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, मिल जाता है उसके साथ। द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज कॉल्ड बीटी कॉटन एज इट कंटेन बीटी टॉक्सिन जीन। सिर्फ इसलिए क्योंकि बीटी कॉटन जीन रखता है, इसलिए इसका नाम बीटी कॉटन रख दिया गया है। दूसरी बात है इसका कि बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, इसलिए इससे बीटी वहाँ से भी लिया गया है। आगे है द जीन क्राई फर्स्ट AC एंड सेकंड AB कंट्रोल कॉटन वोलवार्म। मोस्टली किसको कंट्रोल करता है, वोलवार्म नामक इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। सिमिलरली क्राई फर्स्ट AB हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बीटी कॉर्न टू प्रोटेक्ट द सेम फ्रॉम द कॉर्न बॉर्न। ठीक है, तो बीटी कॉर्न को भी ये क्या करता है, इन्फेक्शन होने से रोकता है, बचाता है इंसेक्ट से। आगे पॉइंट हो जाएगा द सिंबल यूजुअली हैज स्मॉल। सिंबल यूजुअली कैसे होता है, स्मॉल लेटर्स एंड इज इनवेरिएबली इन इटैलिक्स इजी क्राई। इटैलिक भाषा में लिखा जाता है क्राई CRY और स्मॉल लेटर से लिखा जाता है हमेशा। द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रोटीन सिंबल, फर्स्ट लेटर प्रोटीन सिंबल का ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज कैपिटल। पहला जो होता है स्मॉल होता है और दूसरा उसका जो शब्द होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एंड द सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन रोमन लेटर्स। हमेशा रोमन लेटर में, यानी कि इस तरीके से रोटेट करके लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका बीटी कॉटन हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, समझ लीजिए। और किसी भी कोर्स में आप जा रहे हैं, चाहे BSc आप कर रहे हो या MSc कर रहे होंगे, सभी में ये फंसेगा, क्योंकि लगभग जो सिलेबस है BSc MSc का अब सेम एक तरीके से कर दिया है। बस थोड़ा सा लेंदी रहता है MSc में, बाकी BSc में भी सेम उसी तरीके से वही टॉपिक दिए गए हैं। जो 5th सेमेस्टर में दिया गया है वो आपके MSc 4th सेमेस्टर में दिया गया है, ठीक है, और 3rd में भी दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड, गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए, एग्री करती है। द गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू अलाउ कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन। गवर्नमेंट इसके लिए अलाउ करती है कि जितना ज़्यादा खेती किया जाए इसका बीटी कॉटन का, उतना ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट भी इस पर राजी है। बीटी कॉटन फार्मिंग हैज़ शोन गुड रिजल्ट इन मालवा रीजन्स ऑफ पंजाब। पंजाब के इस एरिया में सबसे ज़्यादा इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि बहुत भारी मात्रा में इसका ग्रोइंग कराया जाता है, कल्टीवेशन कराया जाता है। आगे बात करेंगे द गवर्नमेंट शुड इनकरेज सच फार्मिंग। इट विल सेव वाटर स्टार्व मालवा रीजन फ्रॉम टर्निंग इनटू डेजर्ट एज कॉटन विच नीड्स मच लेस वाटर विल रिप्लेस पैडी। ठीक है, तो इस तरीके से जो बीटी कॉटन है वो कंप्लीट होता है। फटाफट जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जिससे कि अपनी नोट्स बना सकें आप। ठीक है,
आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, अगर आ गया है तो भी कमेंट कीजिए और वीडियो को सबके पास फॉरवर्ड कर दीजिए। चैनल में जुड़ रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद आप सभी का।